चलो, शेयर हुआ। ओके सर। ओके ओके, चलो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, नेटवर्क मॉडल। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हाँ हाँ। नेटवर्क मॉडल। देखो, ये एक सिस्टम है और ये एक सिस्टम है। ये दो सिस्टम एक वायर से कनेक्टेड है। सपोज इसका आईपी है 10.0.0.1/24 और इसका आईपी है 10.0.0.2/24। मतलब ये दोनों एक ही नेटवर्क में है और ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। बीच में हम लोग को कोई डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। अभी इस डिवाइस में मेरे पास एक फाइल है। एक मिनट रुको, मेरा एक फ़ोन आ रहा है। सर इस डिवाइस में एक फाइल है, फाइल में कुछ इंफॉर्मेशन है। सपोज एक वर्ड डॉक्यूमेंट है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट मैं इस डिवाइस से इस डिवाइस में ट्रांसफ़र किया। ये ट्रांसफ़र हुआ, कैसे हुआ? बिकॉज these two devices are connected with each other, अभी फाइल, ये जो फाइल है, ये फाइल अभी इस डिवाइस में भी है। नेटवर्क है, इसीलिए हम लोग ये काम कर सके। अगर ये दो डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं रहता तो हम लोग फाइल को शेयर नहीं कर पाते। लेकिन ये फाइल इस डिवाइस से इस डिवाइस तक गया कैसे, ये अगर हम लोग को एक्सप्लेन करने को कहा जाएगा, देन वी नीड नेटवर्क मॉडल। देन वी नीड नेटवर्क मॉडल कि ये फाइल इस डिवाइस से इस डिवाइस तक कैसे गया। सो पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आएगा, व्हाट इज नेटवर्क मॉडल? ये जो नेटवर्क कम्युनिकेशन हुआ इस पीसी से इस पीसी तक, ये जो नेटवर्क कम्युनिकेशन हुआ, ये लॉजिकली जो एक्सप्लेन करता है उसी को हम लोग कहते हैं नेटवर्क मॉडल। सो नेटवर्क मॉडल क्या है? नेटवर्क मॉडल इज ए लॉजिकल कॉन्सेप्ट
that explains the network communication. Network model is a logical concept that explains the network communication. कैसे ये फाइल इस डिवाइस से इस डिवाइस में आया, ये पूरा एक्सप्लेन करेगा कौन? नेटवर्क मॉडल। लेकिन नेटवर्क मॉडल का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसे नहीं कि ये पीसी तोड़ने के बाद कोई मॉडल हम लोग को मिलेगा। नेटवर्क मॉडल इज कंप्लीटली ए लॉजिकल कॉन्सेप्ट, टोटली ए लॉजिकल कॉन्सेप्ट, जो ये नेटवर्क कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करता है। और ये पूरा प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए नेटवर्क मॉडल क्या यूज करता है? नेटवर्क मॉडल uses several layers, यूज करता है। ये जो एंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए नेटवर्क मॉडल सेवरल लेयर यूज करता है। सपोज एक मेस में तुम तीनों रहते हो, एक मेस में तुम तीनों रहते हो। कौन? सुब्रत रहते हो, अमित रहते हो और राज रहते हो। अभी मेस में रहने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है? रूम को साफ सुथरा रखना पड़ता है, खाना पकाना पड़ता है, बाजार जाना पड़ता है, बर्तन साफ करना पड़ता है, हम लोग जो ड्रेस पहनते हैं उसको साफ करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो ये पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये डिवाइड किया गया है कि हाँ, सुब्रत बाजार जाएगा और खाना पकाएगा, अमित रूम को साफ रखेगा और राज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है खाना खाने के बाद बर्तन को ठीक ठाक रखना। ना सुब्रत को पूरा काम करना पड़ रहा है, ना अमित को पूरा काम करना पड़ रहा है, ना राज को पूरा काम करना पड़ रहा है। उसी तरह नेटवर्क मॉडल्स में भी सेवरल लेयर्स है, हर एक लेयर का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सब सारे लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो ही जाके ये प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, ये नेटवर्क कम्युनिकेशन होगा, ये फाइल इस डिवाइस से इस डिवाइस तक जाएगा। तो अभी पूछा जाएगा कि नेटवर्क मॉडल का एडवांटेज क्या है? नेटवर्क मॉडल अगर हम लोग ठीक ठाक जानेंगे तो हम लोग ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये समझ पाएंगे, इसको डिस्क्राइब कर पाएंगे। मतलब अगर दूसरे को समझाना है तो वो कर पाएंगे और एनालाइज कर पाएंगे। मतलब अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, वो हम लोग जान पाएंगे। तो अभी बहुत सारे मॉडल्स है, बहुत सारे मॉडल्स है, लेकिन मेनली दो मॉडल हम लोग को जानना है। एक है OSI मॉडल और एक है TCP/IP मॉडल।
ये OSI एक रेफरेंस मॉडल है जो अभी यूज नहीं होता है, और ये TCP/IP अभी यूज होता है। ये जो TCP/IP मॉडल है वही यूज होता है। OSI को हम लोग पढ़ेंगे एज ए रेफरेंस मॉडल, लेकिन समझने के लिए। लेकिन एक्चुअली कौन सा यूज होता है? ये TCP/IP मॉडल। इंटरनेट पे कोई भी कम्युनिकेशन, इंटरनेट में कोई भी कम्युनिकेशन, नेटवर्क में कोई भी कम्युनिकेशन, ये TCP/IP मॉडल को फॉलो करके होता है, OSI को नहीं। तो इधर तक किसी को कोई डाउट है? ना सर। नहीं सर। नो नो सर। वेरी गुड। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे TCP/IP मॉडल से। TCP/IP मॉडल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो, इसका एक्चुअल नाम क्या है? DoD मॉडल। DoD का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल। शुरू में ये यूएस डिफेंस में, यूएसए के डिफेंस में यूज होता था, लेकिन उसके बाद इस मॉडल को पब्लिकली यूज करने के लिए चुना गया है। इसका दो वर्जन है, एक है ओरिजिनल जो शुरू में था, और एक है अपडेटेड। एक है ओरिजिनल वर्जन और एक है अपडेटेड वर्जन। ओरिजिनल वर्जन में 4 लेयर था। ओरिजिनल वर्जन में 4 लेयर था, एप्लीकेशन लेयर और प्रोसेस लेयर। मतलब एप्लीकेशन लेयर को हम लोग प्रोसेस लेयर भी कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर और होस्ट टू होस्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, लिंक लेयर, नेटवर्क एक्सेस और नेटवर्क इंटरफेस लेयर। अपडेटेड वर्जन में सिर्फ एक ही चेंज आया, इस लिंक लेयर को तोड़ के लिंक लेयर और फिजिकल लेयर 2 लेयर बनाया गया। तुमको अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो तुम क्या कहोगे? ओरिजिनल वर्जन में एक, ओरिजिनल जो TCP/IP मॉडल है उसमें 4 लेयर है और अपडेटेड वर्जन में 5 लेयर है। एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड लिंक लेयर, और अपडेटेड वर्जन में लिंक लेयर के साथ फिजिकल लेयर भी ऐड हुआ है।
हेलो सर। तो इधर तक क्लियर है? जो एप्लीकेशन लेयर है, हाँ ट्रांसपोर्ट लेयर है, और जो इंटरनेट लिंक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे ना हाँ हाँ हाँ, इसमें। पढ़ेंगे मतलब डिटेल्स में पढ़ना है हम लोग को। ओके ओके, ठीक है सर, क्लियर। तो मैंने क्या बताया, हर एक लेयर का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। जी सर। सपोज ये एप्लीकेशन लेयर का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऐसे समझो एप्लीकेशन लेयर्स का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए इसको कुछ सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना पड़ता है, और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए इसको कुछ प्रोटोकॉल्स हेल्प करता है। सपोज सुब्रत का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बाजार जाना, तो सुब्रत का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बाजार जाना। इसके लिए सुब्रत को क्या सर्विस देना पड़ेगा? बाजार में जाना पड़ेगा, बाजार से सामान खरीदना पड़ेगा और उसको घर पे ले आना पड़ेगा। इसके लिए सुब्रत को कुछ चाहिए, क्या चाहिए? पैसा चाहिए, बैग चाहिए। समझ में आया? ओके सर। सबको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? जी सर, एक बार थोड़ा समझा देंगे प्लीज। हाँ, बताओ कौन सा? वही वाला जो सुब्रत का अच्छा अच्छा, एग्जांपल लेके जो बोले। देखो हर एक लेयर का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब कुछ सर्विस प्रोवाइड करना अपना पड़ता वर्क। है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे फुलफिल किया जिम्मेदारी। जाता है? सर्विस कुछ प्रोवाइड करके जिम्मेदारी है। फुलफिल किया जाता है। जी। और इस सर्विस कहो या रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहो, इसको फुलफिल करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स है। जी सर। जैसे मैंने बताया सुब्रत का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बाजार से जाके सामान खरीदना, यह है जी सुब्रत सर। का रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सुब्रत को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाजार जाना पड़ेगा, सामान खरीदना पड़ेगा और फिर उस सामान को लेकर घर पे आना पड़ेगा। तो यह सर्विस सुब्रत दे रहा है। जी सर। और इसके लिए सुब्रत को तो कुछ चाहिए, जी सर, व्हीकल चाहिए होगा। व्हीकल्स चाहिए, पैसा चाहिए, बैग चाहिए। जी सर। अभी क्लियर हुआ? जी सर। तो हर एक लेयर पे कुछ प्रोटोकॉल्स है जी सर। जो कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है हम लोग को। जैसे जी। एप्लीकेशंस लेयर में इतने सारे प्रोटोकॉल्स है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी ओडीपी है, इंटरनेट लेयर पे आईपी आईसीएमपी आईपीसेक है, लिंक लेयर पे इथरनेट एसडीएलसी पीपीपी आईएसडीएन है। क्वेश्चन आता है, एक प्रोटोकॉल देख के तुमको पूछा जाएगा ये कौन सी लेयर पे काम करता है, 4-5 ऑप्शंस दिया जाएगा, तुमको करेक्ट ऑप्शन में टिक करना है। डीएससीपी कौन से लेयर पे काम करता है, तुमको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट इंटरनेट लिंक। कहां पे काम करता है? एप्लीकेशन लेयर पे। तो एप्लीकेशन लेयर पे तुमको एप्लीकेशन लेयर को सिलेक्ट करना पड़ता है। यह हर एक प्रोटोकॉल कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है। क्योंकि हर एक लेयर का काम है कुछ ना कुछ सर्विस देना, कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करना, और उस सर्विस के लिए
प्रोटोकॉल्स है। उस सर्विस के बैकग्राउंड में ये प्रोटोकॉल्स काम करता है। जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और डेप्थ से जानेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे टॉप लेयर से, दैट इज टीसीपी आईपी मॉडल का जो टॉप लेयर है उससे स्टार्ट करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन लेयर। देखो, एप्लीकेशन लेयर समझने का सबसे अच्छा तरीका है, एप्लीकेशन लेयर पे क्या रहता है? एप्लीकेशन रहता है। ये एप्लीकेशन कौन यूज करता है? एंड यूजर यूज करता है। एंड यूजर मतलब हम तुम यूज करते हैं, और ये एंड यूजर यूज करके इसको क्या मिलता है? कोई ना कोई नेटवर्क सर्विस मिलता है। एप्लीकेशन लेयर पे क्या रहता है? एप्लीकेशन रहता है। उस एप्लीकेशन को कौन यूज करता है? एंड यूजर यूज करता है। एंड यूजर उसको यूज करके क्या पाता है? कुछ ना कुछ नेटवर्क सर्विस। एक एप्लीकेशन के बारे में मैं बता रहा हूं, जैसे ब्राउजर। ब्राउजर एक एप्लीकेशन है। बहुत सारे ब्राउजर है, क्रोम, मोजिला, ऐसे बहुत सारे वेंडर्स है जिसके ब्राउजर है। ये एक्चुअली एप्लीकेशन क्या है? ब्राउजर है। ये ब्राउजर कौन यूज करता है? हम लोग यूज करते हैं। ये ब्राउजर कौन यूज करता है? एंड यूजर यूज करता है। उसको क्या सर्विस मिलता है? ब्राउजर यूज करके उसके सामने वेब पेज ओपन होता है क्या नहीं? हाँ सर। हम लोग गूगल में जाके अगर लिखेंगे cisco.com तो हमारे सामने सिस्को का जो वेब पेज है वो ओपन होता है। तो ये है एप्लीकेशन लेयर का काम। मतलब एंड यूजर जो एप्लीकेशन यूज करके कुछ नेटवर्क सर्विस अवेल करता है, कुछ नेटवर्क सर्विस पाता है, वही एप्लीकेशन को एप्लीकेशन लेयर होल्ड करके रखता है। क्लियर हुआ? किसी को Yes. किसी को कोई डाउट? राज, कोई डाउट है? नो सर, नो। अमित? अमित को कुछ डाउट है? नो सर। सुब्रत? सर, ये जो आपने एग्जांपल दिया हाँ कि क्रोम में एक एप्लीकेशन है, हाँ तो ये हम एंड यूजर यूज करके वेब पेज ओपन करेंगे। हाँ हाँ। ठीक है सर। तो इसमें सर लेयर कौन कौन सा काम करता है और कैसे काम करता है, थोड़ा बता दीजिए तो आइडिया हो जाएगा। नहीं, एक बार फिर से बताओ तुम। सर, इसमें कौन कैसे लेयर काम करता है और एक थोड़ा बता दीजिए तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्या बता दूंगा? कि क्रोम में कैसे लेयर सब यूज होता है। देखो, ये जो मैं क्रोम यूज कर रहा हूं, इसमें अगर जाके मैं सर cisco.com लिखूंगा तो सिस्को का सर वेब पेज मेरे सामने ओपन हो जाएगा। सर सिस्को का वेब पेज मेरे सामने ओपन हो रहा है। तो सर मैंने ये वेब पेज ओपन करने के लिए एक एप्लीकेशन यूज किया जो है ब्राउजर। हाँ। कौन सा ब्राउजर यूज किया? क्रोम का ब्राउजर यूज किया। अच्छा।
तो ये जो एप्लीकेशन है, ये जो ब्राउजर है, ये ब्राउजर कहां पे है? एप्लीकेशन लेयर पे है। एप्लीकेशन लेयर का काम है ये एप्लीकेशन को होल्ड करके रखना। किसी ना किसी को तो एप्लीकेशन को होल्ड करके रखना है ना, तब जाके हम लोग एप्लीकेशन का यूज कर पाएंगे। देखो क्लियर हुआ? ओके। अभी कुछ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग एकदम मिनिमम डिस्कस करेंगे, एकदम मिनिमम डिस्कस करेंगे, जस्ट जानने के लिए। जी सर। ये एक एंड यूजर है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और इंटरनेट में एक वेब सर्वर है। सपोज यही वेब सर्वर है जिसमें सिस्को का वेब पेज है। तो ये एंड यूजर भी इंटरनेट से कनेक्ट है और ये वेब सर्वर भी इंटरनेट से कनेक्ट है। यह है एंड यूजर और यह है एक वेब सर्वर। इस वेब सर्वर के अंदर क्या है? एक वेब पेज है। इसके अंदर क्या है? एक वेब पेज। एंड यूजर क्या करेगा? ब्राउजर में जाके, सपोज ये वेब पेज, वेब सर्वर cisco.com है, तो एंड यूजर का क्या करेगा? ब्राउजर में जाके cisco.com टाइप करके एंटर करेगा, तो ये वेब पेज एंड यूजर के ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। यही तो होता है। ये वेब पेज वेब सर्वर में है, एंड यूजर cisco.com ब्राउजर के एड्रेस बार में टाइप करके क्या किया? एंटर किया, तो ये वेब पेज कहां पे ओपन हुआ? एंड यूजर के सिस्टम ब्राउजर में ओपन हो गया ये वेब पेज। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके पीछे कौन सा प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहा है? या तो HTTP और HTTPS। या तो HTTP या HTTPS। HTTP क्या मतलब? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अभी जो भी हम लोग ब्राउजिंग करते हैं सब कुछ HTTPS ही होता है, सब कुछ HTTPS होता है। अभी HTTP नहीं होता है क्योंकि ये HTTPS सिक्योर है। HTTP उतना सिक्योर नहीं है। मतलब कोई भी वहां से डेटा चुरा सकता है। हाँ, एक्चुअली HTTPS में क्या होता है, जो भी डेटा एक्सचेंज होता है वो एनक्रिप्टेड रहता है, जो HTTP में नहीं रहता है। अच्छा, HTTP एक ओपन सोर्स की तरह? नहीं, ओपन तो दोनों ही है, ओपन दोनों ही है। नहीं मतलब ये थोड़ा वल्नरेबल है। हाँ। वल्नरेबल मतलब कोई भी इसको लेके एक्सेस कर सकता है। हाँ, कोई भी अगर पैकेट कैप्चर करेगा तो उसको एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसीलिए अभी ब्राउजिंग HTTPS यूज करके ही होता है। तो ये HTTP और HTTPS ये दो प्रोटोकॉल एक सर्विस प्रोवाइड करता है, जिस सर्विस के बारे में हम लोग को मालूम हुआ
और ये दो क्या है, एप्लीकेशन लेयर का दो प्रोटोकॉल। अभी ये एक सिस्टम है और ये एक सर्वर है, फाइल सर्वर। फाइल सर्वर मतलब जिसमें हम लोग फाइल स्टोर करके रखते हैं और उसको एक्सेस भी करते हैं ओवर द नेटवर्क। तो एनी हाउ ये डिवाइस इस सर्वर से कम्युनिकेट कर पाएगा, कम्युनिकेट कर पाता है। तो क्या करेगा, इस फाइल सर्वर में क्या है, इस फाइल सर्वर में बहुत सारे फाइल्स हैं। या तो ये एंड यूजर इधर से फाइल सर्वर में डालेगा या सर्वर से फाइल कॉपी करके अपने सिस्टम में ले आएगा। तो ये जो सर्विस है इसको हम क्या कहते हैं, फाइल ट्रांसफर। इसको हम कहते हैं फाइल ट्रांसफर। और इसके लिए दो प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन सर्विस का नाम है फाइल ट्रांसफर, और दो जो प्रोटोकॉल काम करता है वो है एफटीपी और टीएफटीपी। सर एफटीपी का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये टीएफटीपी ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैं डिस्कशन कर रहा हूं, ओके। जी सर, हाँ। या तो एफटीपी या टीएफटीपी यूज होता है। एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और टीएफटीपी मतलब ट्रिवियल एफटीपी, मतलब ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसटीपी सिक्योर है लेकिन स्लो है, टीएफटीपी फास्ट है लेकिन सिक्योर नहीं है। ये दो है, ये इस दोनों का मेजर डिफरेंस। अभी सपोज तुम लोग उड़ीसा में एक एमएनसी में ज्वाइन किए हो जो नेटवर्क सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और उसका एक राउटर है दिल्ली में। ये तुम लोग उड़ीसा में हो और ये राउटर दिल्ली में है। और ये इंटरनेट है, और ये दो डिवाइस के बीच कनेक्टिविटी है, मतलब ये डिवाइस इस डिवाइस से कम्युनिकेट कर पाता है। अभी अगर इस राउटर में कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज करना है, तुमको तो उड़ीसा में बैठ के ही उसको चेंज करना पड़ेगा। राउटर के एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए तुमको तो उड़ीसा से दिल्ली नहीं भेजा जाएगा। नहीं सर, तुमको उड़ीसा में बैठ के ही दिल्ली का राउटर को एक्सेस लेना है और एक्सेस लेके उसको चेंज करना है। तो ये रिमोट डिवाइस है, तुम लोग उड़ीसा में हो और राउटर दिल्ली में है, तो ये तुम्हारे लिए रिमोट डिवाइस है। रिमोट मतलब जिसके करीब तुम लोग नहीं जा पा रहे हो। तो ये रिमोट डिवाइस को एक्सेस करने के लिए दो प्रोटोकॉल है, एक है टेलनेट और एक है एसएसएच। जो रिमोट डिवाइस को एक्सेस
देता है। सर्विस क्या है? इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू रिमोट डिवाइसेस, और उसके लिए जो दो प्रोटोकॉल है, एक है टेलनेट और एक है एसएसएच, सिक्योर शेल। एसएनएमपी, एसएनएमपी क्या है? तुम एक बड़े एंटरप्राइज नेटवर्क का सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो, जिसमें बहुत सारे राउटर्स है, बहुत सारे स्विचेस है, बहुत सारे एंड यूजर्स है। अभी कहाँ पे कब लिंक डाउन हो रहा है, इसका पता तुमको कैसे चलेगा? इसका पता तुमको कैसे चलेगा? या तो तुमको हर एक डिवाइस के सामने एक इंजीनियर रखना पड़ेगा। सपोज 150 स्विचेस है, 20 राउटर्स है, थाउजेंड्स ऑफ एंड यूजर्स है, तो हर एक डिवाइस के सामने तुमको एक एंड यूजर रखना पड़ेगा। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। तो तुमको ऐसा कुछ चाहिए जो तुमको इन्फॉर्म कर सके अगर नेटवर्क में कुछ चेंज हुआ तो। तुम सेंट्रलाइज्ड एक रूम में बैठे हुए हो, ये तुम्हारा आईटी रूम है, इधर तुम्हारा रूम है जहां पे बैठ के तुम नेटवर्क को एक्सेस करते हो, नेटवर्क को मैनेज करते हो। तो वो सारे इंफॉर्मेशन, अगर कहीं पे एक स्विच डाउन हुआ, कहीं पे एक राउटर डाउन हुआ, कहीं पे एक लिंक डाउन हुआ, तो ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास कैसे आएगा? तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल है एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसका सर्विस क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में बैठ के तुम पूरा नेटवर्क को मैनेज कर पाओगे। एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में तुम बैठे हुए हो और पूरा नेटवर्क का इंफॉर्मेशन, कहीं पे कुछ भी चेंजेस हो रहा हो तो उसका इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास कौन ले आ रहा है? एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। POP3, हम लोग मेल सेंड करते हैं, मेल रिसीव करते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में जो प्रोटोकॉल मेल सर्वर पे, हम लोग का जो मेल है वो कहाँ पे रहता है? मेल सर्वर पे। उस सर्वर पे मेरा एक अकाउंट है, जो मेल मुझे किया जाता है मेरे अकाउंट में आके वो मेल स्टोर होता है, और हम लोग यूजर नेम पासवर्ड देके अपना अकाउंट एक्सेस करके वो मेल रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं। मैं ईमेल के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन बैकग्राउंड में जो प्रोटोकॉल मेल रिसीव करने के लिए मेल सर्वर पे काम करता है, दैट इज कॉल्ड POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। और जो प्रोटोकॉल मेल सेंड करने के लिए मेल सर्वर पे काम करता है, उसको कहता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस में तुम्हारा लिए एक चिट्ठी आया, पोस्टमैन तुमको दे गया, मतलब चिट्ठी रिसीव करने के लिए तुमको कौन हेल्प कर रहा है? पोस्टमैन। अभी तुम जो चिट्ठी लिख रहे हो, तुम एक बंदे को देके उसको पोस्ट ऑफिस पे, पोस्ट बॉक्स पे डाल रहे हो, तो चिट्ठी भेजने के लिए तुमको कौन हेल्प कर रहा है? वो तुम्हारा दोस्त, जो जाके चिट्ठी को पोस्ट बॉक्स में डालता है। ऐसे ही POP वर्जन 3 मेल रिसीव करने के लिए, और SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल सेंड करने के लिए काम करता है। DNS, हम लोग जब गूगल का पेज ब्राउजर में ओपन करते हैं तो क्या करते हैं? गूगल का IP लिखते हैं या ना google.co.in लिख के छोड़ देते हैं?
हम लोग नाम से ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उतने सारा आईपी हम लोग को याद रखना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग गूगल सर्च करते हैं, याहू पे काम करते हैं, जीमेल पे काम करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं, लेकिन सब कुछ हम लोग नाम से ही ढूंढ लेते हैं। हम लोग को आईपी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी राज को मैंने कैसे मेमोरी पे, अभी राज को अगर राज या सुब्रत या अमित, इस तीनों का आइडेंटिटी मेरे पास क्या है, उसका नाम है, और उसके नाम के बैकग्राउंड में एक फोन नंबर है। अगर राज से मुझे कुछ बात करना है तो मैं अपने फोन बुक में जाके जहां पे राज लिखा है उस पे डायल करूंगा। मैंने राज को फोन नंबर से याद नहीं रखा, या सुब्रत को या अमित को फोन नंबर से याद नहीं रखा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, कितने याद रखूंगा इसे। तो नेटवर्क में हम लोग जब किसी भी डिवाइस को ढूंढते हैं, आईपी से ज्यादा नाम से ढूंढने में इजी होता है, और इसी काम के लिए बैकग्राउंड में एक प्रोटोकॉल काम करता है, डीएनएस, डोमेन नेम सर्विस। अगर डीएनएस नहीं होता तो इन सारे साइट्स के, सारे सर्वर के आईपी हम लोग को याद रखना पड़ता है, जो इम्पॉसिबल है, जो एकदम इम्पॉसिबल है। हम लोग थाउजेंड्स ऑफ साइट्स यूज करते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ साइट्स याद रखना, साइट्स के आईपी एड्रेस याद रखना मुमकिन नहीं है। अगर डीएनएस नहीं रहता तो हम लोग को आईपी याद रखना पड़ता। डीएनएस क्या करता है, एक सर्विस प्रोवाइड करता है। सपोज डीएनएस गूगल का आईपी है, सपोज 1.1.8.8.8.8, तो डीएनएस में एक डेटाबेस रहता है जिसमें ये स्टोर रहता है। हम लोग जब भी अपने ब्राउजर पे google.co.in लिख के एंटर मारते हैं तो हमारा सिस्टम क्या करता है, डीएनएस सर्वर से पूछता है, अरे भाई गूगल का जो आईपी है वो मुझे बताओ। तब डीएनएस सर्वर अपना डेटाबेस में गूगल का जो आईपी है उसका इंफॉर्मेशन किसको भेजता है, हमारे सिस्टम को भेजता है। तो डीएनएस है इसीलिए मुमकिन है, अगर डीएनएस नहीं रहता तो प्रॉब्लम हो जाता। डीएससीपी के बारे में थोड़ा बहुत तो मैंने बताया, आईपी जब पढ़ाया उसके टाइम पे, कि एक डिवाइस पे, किसी भी डिवाइस पे एक सिस्टम है, इस डिवाइस पे हम लोग आईपी या तो स्टैटिकली असाइन कर सकते हैं या तो डायनामिकली। स्टैटिकली मतलब मैनुअली, हम लोग खुद जाके आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस का आईपी, ये सब हम लोग खुद जाके असाइन करेंगे। डायनामिकली मतलब जब भी ये डिवाइस ऑन होगा तब भी ये डिवाइस अपना आईपी किसी सर्वर से मांग लेगा, और उस सर्वर का काम क्या है, इस डिवाइस को आईपी रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन, मतलब जो मैं मैनुअली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था, स्टैटिकली असाइन कर रहा था, वो सारे इंफॉर्मेशन इसको प्रोवाइड करना। उस सर्वर को हम लोग कहते हैं डीएचसीपी सर्वर, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। मतलब डिवाइस में आईपी डायनामिकली प्रोवाइड करना एक सर्विस है, उसके बैकग्राउंड पे जो प्रोटोकॉल काम करता है वो है डीएचसीपी।
तुम्हारे नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइस है। डीएचसीपी का एग्जैक्टली क्या काम है सर? डिवाइस को डायनामिकली आईपी एड्रेस असाइन करना। जी सर। मतलब तुमको स्टैटिकली आईपी देना नहीं पड़ेगा, मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। ओ जी सर। ये सारे डिवाइस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अभी ये स्विच डाउन हुआ, सपोज अभी शाम को 6 बजे है, ये स्विच शाम को 6 बजे डाउन हुआ। उस टाइम ऑफिस में कोई नहीं था। नेक्स्ट दिन आके जब देखा, तब देखा लॉग मैसेज में दिखा रहा है ये 4 बजे डाउन हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये स्विच 6 बजे डाउन हुआ था। या सपोज तुम लोग का ड्यूटी आवर्स है 10 to 6 PM। तुमने लॉग इन किया 10 PM और लॉग आउट किया 6 PM, लेकिन तुम्हारा सिस्टम दिखा रहा है तुमने लॉग इन किया 11 PM और लॉग आउट किया 7 PM। मतलब तुम्हारा सिस्टम का टाइम एक्चुअल टाइम से सिंक्रोनाइज नहीं है। तुम्हारा सिस्टम के टाइम में कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हारा सिस्टम के टाइम गलत है, इसलिए एक्चुअल टाइम शो नहीं कर रहा है। तो नेटवर्क में जितने सारे डिवाइस है, सारे डिवाइस का टाइम सिंक्रोनाइज होना चाहिए। मतलब अगर अभी 6 बजे है, अगर अभी 6 बजे है तो सारे डिवाइस में टाइम क्या होना चाहिए? 6 ही होना चाहिए। अदरवाइज नेटवर्क में कुछ इंसिडेंट हो जाएगा या नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि इस प्रॉब्लम का एक्चुअल टाइम क्या है, क्योंकि ये डिवाइस एक टाइम दिखाएगा, ये डिवाइस दूसरा टाइम दिखाएगा, ये डिवाइस तीसरा टाइम दिखाएगा, हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सारे डिवाइस में टाइम को सिंक्रोनाइज करने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज होता है, उसका नाम है एनटीपी, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ये जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो सर्विस क्या है? नेटवर्क में जितने सारे डिवाइसेस है सबका टाइम सिंक्रोनाइज रहे, सबका टाइम सिंक्रोनाइज रहे। एक्चुअली सर्विस क्या है? टाइम सिंक्रोनाइजेशन। और उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? सारे डिवाइस का टाइम सेम रहना चाहिए। यह है तुम्हारा काम। ठीक है, मैं ये काम करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ चाहिए। तो क्या चाहिए? एक प्रोटोकॉल चाहिए। उसका नाम क्या है? नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। देखो इधर तक क्लियर हुआ? जी सर। सुब्रत क्लियर हुआ? क्लियर। राज क्लियर हुआ? क्लियर।